हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। आप सभी का स्वागत है। तो कल मैंने अपनी लिंक फेसबुक पे शेयर की थी, तो एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा था कि आप कहाँ से हो। तो मैं बता देता हूँ, मैं धनबाद से हूँ। मेरा बर्थ प्लेस धनबाद है और मेरी स्कूलिंग हुई है डीएवी कोयला नगर धनबाद। मैं बहुत प्राउड से कहता हूँ कि मैं डीएवी का प्रोडक्ट हूँ। तो कल मैंने आपको जैसा बताया था, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है मुझे। तो कल मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, गैल्वेनिक सेल बताया था। आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा लेक्चर अपना। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेल को। तो हेडलाइन लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। देखो, गैल्वेनिक सेल कॉम्बिनेशन है रिडक्शन हाफ शेल और ऑक्सीडेशन हाफ शेल के। तो पहले बताता हूं, पहले लिख लेता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हमें क्वेश्चन में पूरा कैथोड एनोड करके नहीं दिया रहता, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा। हमें खुद पहचानना होता है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लोन करके मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ये था लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, मतलब जो हमारा लेफ्ट में होगा वो एनोड होगा। चलो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ शेल, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ शेल और रिडक्शन हाफ शेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई बोलेगा ऑक्सीडेशन हाफ शेल को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ शेल को देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो हमारा Zn था, कल मैंने लिया था, तो Zn 2+ में कन्वर्ट हो रहा था, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं Zn नहीं लूंगा, एनी मेटल लूंगा। तो जो मेटल है अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएगा इस तरीके से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिखना जरूरी होती है, कॉन्सेंट्रेशन या मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है आयंस की, ठीक है। और रिडक्शन हाफ शेल अगर तुम लिखोगे तो रिडक्शन हाफ शेल में क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन लिख लेना है। ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ शेल और रिडक्शन हाफ शेल। अभी जब भी हम लोग लिखेंगे, जब भी हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिडक्शन हाफ शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, अगर मैंने कल जो एग्जांपल लिया था Zn वाला, वही वाला लेता हूँ। तो सपोज करो अगर तुम Zn का लिखते हो तो इस तरीके से तुम्हें लिखना पड़ता है, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मोलर लिए थे, ZnSO4 की जो कल लिए थे बीकर में, सॉल्यूशन 1 मोलर था, इसलिए यहाँ पे 1 मोलर लिख रहा हूं। देखो ये सॉल्ट ब्रिज है, दो वर्टिकल लाइन हमेशा सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ हमने कॉपर लिया था, कॉपर 2+ था, कॉपर 2+ हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे तुम्हें 1 मोलर लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से था, हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था कल। ZnSO4 और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, कॉपर और Zn रॉड लिया था, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है। देखो लेफ्ट में है, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। एनोड है हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा कैथोड है। इसी तरीके से क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा और तुम्हें निकालना होगा सेल पोटेंशियल कितनी है, ईएमएफ कितना है। ये फॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखना, ये फॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, लिखना पड़ेगा तुम्हें। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से होगा, इधर होगा एनोड टू कैथोड और करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड होगा। ये हमने कल बात की थी डिटेल में। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए और देखिए नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब पेपर होता है ना तो उतना टाइम हमें नहीं मिलता है। मुझे याद है जब मैं 12th का पेपर दे रहा था, हमारा केमिस्ट्री का पेपर था बोर्ड का, एक दिन गैप मिला था हमें, एक दिन गैप मिला था। तो आप लोग ऐसे तैयारी करो कि अगर हमें एक भी दिन गैप ना मिले पेपर में, तब भी हमें अच्छा परफॉर्म करना है। 95 स्कोर किया था मैंने केमिस्ट्री में 12th बोर्ड में। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है ताकि एक भी दिन गैप ना मिले, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन तो एक लाइन की है, डेफिनेशन मुझे नहीं बताना, मुझे कंसेप्ट यहाँ पे समझाना है आप लोगों को। कंसेप्ट समझाऊंगा, देखना। एक बीकर ले लो, एक बीकर में तुम एक मेटल को डिप करो, एक मेटल ले लेते हैं, सपोज करो कोई मेटल है M, और यहां पे तुम जो सॉल्यूशन लोगे ना बीकर में, उसमें हमारा Mn+ होगा,
मतलब जो मेटल होगा उसी की सॉल्यूशन लेनी है, उसमें आयंस जो होंगे वो तुम्हारे मेटल के होने चाहिए, कॉमन आयंस होने चाहिए, ठीक है। तो Mn+ उसमें आयंस होंगे, जैसे तुम Zn का अगर लेते हो रॉड तो ZnSO4 की सॉल्यूशन ले लो। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, दो तीन पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे, या तो Mn+ तुम्हारा यहाँ से कोलाइड करेगा मेटल से और वापस इधर को चला जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है, बट हमें ये नहीं देखना। सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है, अगर मान लो मेटल का टेंडेंसी है कि मेटल ऑक्सीडेशन कराए, तो मेटल जब ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यहाँ पे। तो तुम मेटल का इलेक्ट्रॉन लॉस कराओ, जैसे कल हमने कराया था, मेटल है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो सपोज करो तुम Ne इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्योंकि हमें पता तो नहीं मेटल कौन सा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं लॉस करा सकते, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी जब मेटल का टेंडेंसी होगा कि मेटल ऑक्सीडेशन कराए, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो Mn+ क्या होगा, ये तो तुम्हारा सॉल्यूशन में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मेटल में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, मेटल में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। Mn+ तुम्हारा चला जाएगा सॉल्यूशन में, और जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक टाइम आएगा जब तुम्हारा वापस ये रिएक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि भाई जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं, एक्यूमुलेट हो गया है, तो क्यों मेटल अपना इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, ठीक है। सपोज करो मेटल जब तुम्हारा लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो Mn+ तो सॉल्यूशन में चला गया, तो एक टेंडेंसी होती है ये वापस ना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रहा है, ये वापस Mn+ को अपनी तरफ खींचने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं बता रहा हूं, जब मेटल यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो मेटल के आयंस क्या होते हैं, वापस इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये रिएक्शन तुम्हारा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ये जो आयंस है ये इलेक्ट्रॉन को लेके वापस मेटल में डिपॉजिट होने लगता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है इनके बीच में, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। देखो इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ाया है 16 लेक्चर में करीब, मैंने इक्विलिब्रियम को खत्म किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिनको भी बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए इक्विलिब्रियम का वो देख सकते हैं, पार्ट 1 केमिकल इक्विलिब्रियम मेरा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव होता है, एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, तब कोई भी हमारा सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी होती है, अगर मेटल मान लो तुम्हारा रिडक्शन की टेंडेंसी रखता है, गेन करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो ठीक उसी तरीके से मेटल अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो क्या होगा, Mn आयंस इलेक्ट्रॉन अगर मेटल के सारे मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होने लगेगा ना, पॉजिटिव चार्ज मेटल एक्वायर कर लेगा, मेटल स्ट्रिप जो है तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम फिर रिएक्शन तुम्हारा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। सिमिलरली वही कंसेप्ट है, थर्ड पॉसिबिलिटी है। तो देखो क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जा रहा है इन दोनों के बीच में। अब क्या होगा, तुम्हारा एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। किनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ये मेटल जो है इसकी जो जंक्शन है यहाँ पे और जो सॉल्यूशन है हमारा, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, काम आएगी। डेफिनेशन लिखो, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किनके बीच में, देखो खुद से क्वेश्चन करो तब आराम से तुम थ्योरी भी लिख लोगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किनके बीच में, बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, मेटल और सॉल्यूशन के बीच में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यूपेक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या था, यूपेक ने क्या बोला था कि जितने भी हाफ शेल हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, जितने भी हाफ शेल हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं रिडक्शन हाफ शेल के अकॉर्डिंग। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे वहां भी वही होगा। देखो एक कन्वेंशन तो बनाना पड़ता है ना, अगर तुम ऑक्सीडेशन हाफ शेल से रिप्रेजेंट करोगे, मैं रिडक्शन हाफ शेल से रिप्रेजेंट करूंगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यूपेक के अकॉर्डिंग हम लोग जितना भी हाफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिडक्शन हाफ शेल के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा अगर हम बोला जाए कि अगर ई रिडक्शन तुमसे पूछ लिया जाए, अगर रिडक्शन पूछ लिया जाए, ई रिडक्शन
तो हमारा अपोजिट होता है ई ऑक्सीडेशन के, बस एक माइनस का फर्क होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है। मान लो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, बट ये -1 होगा, तो एक माइनस यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, एक माइनस यहाँ पे लग जाता है। न्यूमेरिकली तो इक्वल होता है बट अपोजिट साइन का होता है, ई रिडक्शन इक्वल्स टू माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है पूछा जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और तुम्हारा नेचर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन बता देता हूं, दिमाग में आ रहा है, आप लोग भी जाइएगा इंटरव्यू देने, कहीं पे काम आएगा। एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूं, पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि हम लोग ना सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उसका क्या रीजन है। देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कांट बी डिटरमाइंड, एक पॉइंट देके लिख लो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कांट बी डिटरमाइंड, स्टार मार्क देके लिख लो। इंटरव्यू में अगर तुम जाओगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना फेवरेट टॉपिक बताओगे, तो ये क्वेश्चन पक्का वो लोग पूछेंगे, कांट बी डिटरमाइंड। ऐसा क्यों होता है मैं अभी बताता हूं आप लोग को। देखो, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसकी पोटेंशियल को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जब हम लोग ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जा रहा है इनके बीच में। तो अब कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, कब तक, जब तक नहीं होगा चार्ज का सेपरेशन, जब तक तुम कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आते। यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसके अनइक्वल हो, मतलब डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन लेके आना होगा, तब जाके हम उसका बीच का डिफरेंस बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। कोई रेफरेंस तो हमें चाहिए ना, ऐसे तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा बता सके सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का। इसीलिए हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये पूरा कंसेप्ट इसलिए मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, यहाँ पे रेफरेंस लिया जाता है, और जिसका हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आर्बिट्री 0 मान लेते हैं। कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देखोगे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके ही किया गया है, उसको रेफरेंस मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका 0 है, और जो भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम लिखते हैं ना, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में लिखते हैं। तो ये कहानी आती है, ये कहानी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की यहाँ पे खत्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम परमिट कर रहा है हमें, आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है और आप लोग इंटरेस्ट लेके देखिएगा भी नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आप लोग को समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक टर्म आएगा ई सेल और सेल वोल्टेज या ईएमएफ, कुछ भी बोल लीजिए। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा देखो, मैं कल बता रहा था गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल का और भी नाम है, अभी याद आया तो बता देता हूँ। गैल्वेनिक सेल को हम लोग बोलते हैं वोल्टाइक सेल, कुछ भी बोल लो आप, गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी बोल सकते हो, और तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल देखो ये सब टर्म ध्यान में रखना, कभी हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल के आ जाए कि इसका काम क्या है, तो इसका काम भी तो वही होता है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों एक ही हैं, एक ही फंक्शन है, तीनों केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, 2 हाफ शेल रहता है कोई भी रिएक्शन, ठीक है। तो तुम सपोज करो, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि हम जब भी कोई भी हाफ शेल रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम रिडक्शन हाफ शेल के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो सपोज करो इसका तुम्हारा हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है,
इसका तुम्हारा हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका तुम्हारा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब देखो हायर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो रिडक्शन होना चाहेगा, मतलब रिड्यूस होना चाहेगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एक रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिनका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है उनका ऑक्सीडेशन होता है। देखो लोअर और हायर किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं, इन दो इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में बोल रहा हूं। तो जिनका हायर रिडक्शन पोटेंशियल उनका रिडक्शन होता है और जिनका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो ये लेफ्ट में है, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ये राइट में है, ये हमारा कैथोड होता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो मैं इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मेटल और सॉल्यूशन के पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ई सेल वोल्टेज और ईएमएफ, तीनों एक ही टर्म है। तो तुम इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देखो चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, थ्योरी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉड्स, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको हम लोग ई सेल और सेल वोल्टेज बोलते हैं। इसको देखो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है निकालने का, किस तरीके से तुम निकालोगे इसको, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, देखो ई सेल का एक फॉर्मूला है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला है। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ई कैथोड हमारा हमेशा राइट में होता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। देखो तो तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लेफ्ट में एनोड होता है, राइट में कैथोड होता है, तो तुम इस तरीके से लिखते हो। चलो एक बात आती है कि स्टैंडर्ड कंडीशन की बात आती है। जब हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन हो, सपोज करो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, टेम्परेचर तुम्हारा 298 केल्विन हो, तो जो स्टैंडर्ड जो हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई नोट से डिनोट करते हैं। ई नोट से डिनोट करते हैं, जब भी ई नोट देखो तो समझ लो कि स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की गई है। 1 मोल पर लीटर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है। और गैसियस इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हमारा गैसियस इलेक्ट्रोड है, तो वहां बात आती है प्रेशर हमारा 1 बार हो जाता है, प्रेशर हमारा 1 बार हो जाता है, तीनों कंडीशन फुलफिल होती है वहां पे, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर 1 बार हो जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, वहां पे प्रेशर 1 बार होता है। तो ई नॉट से डिनोट करते हैं, तो सिमिलरली तुम लिख सकते हो ई नॉट सेल कितना लिखोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिख सकते हो। चलो ये पूरा कंसेप्ट है सेल वोल्टेज का। तुम इसको एक तरह से ये भी बोल सकते हो सेल वोल्टेज को, द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, दो टर्मिनल है सेल के। तो तुम ये भी बोल सकते हो, डेफिनेशन तुम बुक से देख लेना, और मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, बहुत काम आएगा, पेपर के टाइम पे बहुत काम आएगा। अभी लॉकडाउन का समय है, आप लोग फ्री होंगे अभी, तो मैं इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो लॉकडाउन है तो काफ़ी टाइम मिल रहा है घर पे, तो उसको यूटिलाइज करो, इधर उधर टाइम फालतू बर्बाद मत करो। तो चलो देखते हैं, नोट कर लीजिएगा ये वाला। तो नोट कर लीजिए, सेल वोल्टेज का बता दिया हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा उसको हम लोग सेल वोल्टेज और ये सेल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात कर रहा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूं, दिखा देता हूं क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, टाइम तो है हमारे पास थोड़ा सा। चलो एक बीकर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, इसमें 1 मोलर हमारा HCl भरा होता है। एक प्लैटिनम वायर लेते हैं, प्लैटिनम एक वायर लेते हैं, इस तरीके से एक प्लैटिनम वायर आता है हमारा। देखो
ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब रखना। और ये हमारा प्लेटिनम फॉइल होता है। प्लेटिनम वायर हमारा ग्लास ट्यूब के अंदर फील्ड होता है, तो ये फील्ड ग्लास ट्यूब है हमारा। प्लेटिनम फॉइल जो है यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी कुछ होगा वो प्लेटिनम फॉइल पे होगा। ये कोटेड होता है प्लेटिनम ब्लैक से, इसको कोट कर दिया जाता है प्लेटिनम ब्लैक से, ठीक है। देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे H2 गैस को बबल किया जाता है। H2 गैस यहाँ पे बबल होता है, 1 बार प्रेशर होता है, 298 केल्विन हमारा टेम्परेचर होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। या तो तुम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं हम लोग Pt, इनर्ट, क्योंकि वो सरफेस प्रोवाइड करता है, रिएक्ट नहीं करता है। तो देखो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, 1 बार लिख लेना यहाँ पे, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और तुम इसको और भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें रिडक्शन के फॉर्म में, तो ये हमारा रिडक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अगर इस पे प्लैटिनम फॉइल पे अगर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एनोड की बात करते हैं, अगर ये एक्ट करता है, एनोड की तरह एक्ट करता है, तो हमारा क्या होता है, एनोड की तरह अगर एक्ट करेगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तुम, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अगर एनोड की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड की तरह अगर एक्ट करेगा तो तुम वही रिएक्शन को बैकवर्ड इधर की तरफ लिख दो, कैथोड की तरह रिएक्ट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये हमारा एक्वस होता है, इतना आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा गैसियस होता है, ठीक है, ये हमारा होता है। अब क्या होता है कि कुछ लिमिटेशंस होती है, तो लिमिटेशंस देखता हूं मैं कितना टाइम बचा है हमारा। चलो थोड़ा सा टाइम में बता देता हूं। लिमिटेशंस अगर बात करते हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। इसकी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन इसकी ये है, देखो जानना जरूरी है इसलिए बता दे रहा हूं। जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। स्कूल बोर्ड में तो अच्छा करना ही है, हमें कंपटीशन भी क्रैक करना है। तो देखो इसकी लिमिटेशन ये है कि मैंने बताया था कि 1 बार हम लोग यहाँ पे प्रेशर लेते हैं, तो यूनिफॉर्मली 1 बार प्रेशर को मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक है। 1 बार प्रेशर को यूनिफॉर्मली मेंटेन नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू मेंटेन। 1 बार प्रेशर डिफिकल्ट टू मेंटेन, यूनिफॉर्मली हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से ये 1 मोलर HCl कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लेते हैं, वही प्रॉब्लम आती है कि 1 मोलर को हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूसली मेंटेन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन को नहीं कर सकते। तीसरी डेफिनेशन इसकी है, लिमिटेशन क्या है तीसरी लिमिटेशन, अगर थोड़ा सा भी इंप्योरिटीज अगर इसमें आ जाता है ना तो ये पॉइजनस बना देता है हमारे। अगर थोड़ा सा भी इंप्योरिटीज अगर इसमें इलेक्ट्रोड में आ गया तो हमारा इलेक्ट्रोड पॉइजनस हो जाता है। तो when impurities comes in contact with this electrode it becomes poisonous। तो तुम लिख लो it becomes when impurities come in contact with it। तो ये 3 लिमिटेशंस है। चलो ये हो गया पूरी बात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। H2 गैस बबल किया जाता है यूनिफॉर्मली, बता चुका हूं आप लोगों को मैं पहले। H2 गैस को बबल करते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो 3 लिमिटेशन है, 1 बार प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकते, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकते, और वो पॉइजनस हो जाता है अगर इंप्योरिटी अगर कांटेक्ट में आ जाए तो। इसको देखो भैया, लिमिटेशन अगर होगी तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन भी होगा ना। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। कोरोना की भी वैक्सीन डेवलप होने वाली है। तो देखो, तो इसकी लिमिटेशन है, तो इसके रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या और ले सकते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम लोग कैलोमेन इलेक्ट्रोड को लेते हैं। कैलोमेन इलेक्ट्रोड को मैं बताऊंगा, डिटेल में बात करूंगा इलेक्ट्रोड की। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। कैलोमेन इलेक्ट्रोड को ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को ले सकते हैं, वहां पे मैं बात करूंगा। तो आज का लेक्चर तो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो कहीं पर भी केमिस्ट्री पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप लोग के साथ हमेशा हूँ आप लोग की हेल्प करने के लिए। तो चलिए
तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।